अभी नेक्स्ट सिचुएशन है, इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अभी मैंने बताया था आपको कि चार्जेबिलिटी कंडीशन सेक्शन 22 में कि दो एक्सेप्शन है इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और पहला वो है जो एसएससी खुद के प्रॉपर्टी में ही बिजनेस करता है तो उसका तो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स लगेगा। और दूसरा वो है जो एसएससी एंगेज है बिजनेस में लेटिंग आउट करने में प्रॉपर्टी को, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेस चार्ज नहीं होगा, तो उसके बारे में ही दिया है। तो इसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन ये जब भी अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में चार्ज होगा। जैसे अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड ए स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड से तो आपको पता चल गया कि ये बिजनेस कर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को जो रेंट पे देता है वो बिजनेस समझता है कि हाँ हर प्रॉपर्टी को बिजनेस पे दे दो। In some cases, property consisting of any building or land appertaining thereto may be held as a stock in trade, and the whole or any part of the property may not let out during the whole or any part of the previous year। तो इसमें ये बताया कि जो भी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी को वो शायद नहीं भाड़े पे दे पाता है जिससे इनकम नहीं मिल पाता है, और कुछ प्रॉपर्टी को वो भाड़े पे दे पाता है, यही समझा। इन सच केसेस द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी नील। और जो प्रॉपर्टी को भाड़े पे नहीं दे पाता, जिससे इनकम डिराइव नहीं कर पाता, उसके एनुअल वैल्यू को नील लेने का है, ठीक है, एनुअल वैल्यू को नील। दिस बेनिफिट वुड बी अवेलेबल फॉर पीरियड अप टू 2 years फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये फैसिलिटी सिर्फ 2 साल के लिए मिलेगी, जिस साल में इसका प्रॉपर्टी कंप्लीशन, जहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टी का, प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रॉपर अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी उस साल के बाद। मतलब अगर ये मिड ऑफ द ईयर कंप्लीट हुआ है, जैसे अप्रैल 2020 में कंप्लीट हुआ है, अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक इग्नोर करना, उसके 2 साल बाद भी इग्नोर करना है। अगर उसने भाड़े पे नहीं दिया, उससे कोई रेंट नहीं आ रहा है, उससे कोई दूसरा इनकम नहीं आ रहा है, वो उसको 2 साल तक ऐसे ही रखा है, फ्रॉम उसका एनुअल वैल्यू नील लेंगे। उसके 2 साल बाद अगर फिर भी वो उससे कोई रेंट डिराइव नहीं हो रहा है, इनकम डिराइव नहीं हो रहा है, तो उसको डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा और सेम प्रोविजन अप्लाई होगा। अभी नेक्स्ट केस है, इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसके बारे में पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली अंडर द लेट आउट कैटेगरी, एंड अदर पोर्शन और पार्ट ऑफ विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड शैल बी कंप्यूटेड अंडर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आप एक प्रॉपर्टी में से थोड़ा हिस्सा लेट आउट किया है और थोड़े हिस्से पे खुद रह रहे, यानी प्रॉपर्टी एक ही है, उसमें डिवाइड करके दूसरे को भाड़े पे दिया, और आधे में मतलब कोई पोर्शन में खुद रह रहे, कोई पोर्शन भाड़े पे दिए। देयर इज नो नीड टू ट्रीट द होल प्रॉपर्टी एज अ सिंगल यूनिट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप उस एक प्रॉपर्टी को अलग अलग सेक्शन समझिए, लेट आउट के लिए अलग प्रोविजंस है और सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए अलग है, तो उन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, भले ही प्रॉपर्टी एक भी है। Municipal valuation, fair rent, standard rent, if not given separately, shall be apportioned between the let out portion and self-occupied either on plinth area or built-up floor area or other such reasonable। और जो भी expected rent के लिए कैलकुलेशन होता है, उसके लिए आप अगर आपको म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया अपोर्शन करके, तो आप उसको अपोर्शन कर लीजिए, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा बांटने का। जैसे आपका लेट आउट प्रॉपर्टी पूरे एरिया का 25% है, तो आप फेयर रेंट का 25% लेट आउट के लिए रखेंगे, 75% इसके लिए हो जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हो जाएगा। सेम वे ऐसे ही म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट का भी कीजिए। और प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे पूरे यूनिट का भर रहे, यानी पूरे हाउस का भर रहे, तो उसको भी डिवाइड कर लीजिए, लेट आउट का कितना पोर्शन होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का कितना होता है। अभी ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज मतलब आपको समझिए, अनरियलाइज मतलब हमें रेंट ही नहीं मिला है। अब वो किस लिए नहीं मिला है, बहुत रीज़न हो सकते हैं। हमारा टेनेंट ही चला गया, छोड़ के चला गया जल्दी, या फिर जो हमने पोर्शन बढ़ाया था, मतलब जो रेंट इंक्रीज़ किया था, इंक्रीज पोर्शन नहीं मिल पा रहा है, या तो हमारा रेंट ही नहीं मिल पा रहा है, जो टेनेंट ने हमें दिया ही नहीं है। The actual rent receivable should not include any amount of rent which is not capable of being realized। जो हम लोग जीवी कैलकुलेट करने के लिए कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, तो एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होना चाहिए जिसका रेंट हमें नहीं मिला हो अभी तक। यानी
जो रियलाइज नहीं हो सकता, मतलब सामने वाला नहीं दे रहा है, कुछ भी हो, मतलब आपने स्टेप लिया है और वो नहीं दे रहा फिर भी, तो इसके कंडीशंस है कब इसको कहा जाए कि अनरियलाइज रेंट है। द टेनेंसी इज बोनाफाइड, मतलब टेनेंसी वैलिड है, यानी उसका अग्रीमेंट बना हुआ है और इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वेकेटेड, और आपने उसको घर से निकालने का सोच लिया है, या तो निकाल दिया या फिर निकालने के प्रोसेस में हो, और आपके दूसरे प्रॉपर्टी के पोजेशन में नहीं है, मतलब आप इस आपके 3-4 प्रॉपर्टी है तो आप एक प्रॉपर्टी से निकाल के उसको दूसरे प्रॉपर्टी में डाल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने पूरे स्टेप्स लिए हैं उससे पैसा निकालने का, रिकवर करने के लिए आपने लीगल प्रोसीडिंग भी किए, तो इन सब बातों से सेटिस्फाई होकर अगर असेसिंग ऑफिसर इन सब बातों से सेटिस्फाई होता है तो इसे समझा जाएगा अनरियलाइज रेंट। अब आते हैं प्रॉपर्टी टैक्स यानी म्यूनिसिपल टैक्सेस पे। प्रॉपर्टी टैक्स आर अलाउेबल एज डिडक्शन फ्रॉम जीएवी ऑन 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन है इट शुड बी बोर्न बाय द एसएससी ओनर। एसएससी कौन, जो टैक्स भरता है, जो इनकम कमाता है, वही ओनर, वो ओनर ही पे करना चाहिए म्यूनिसिपल रेंट या प्रॉपर्टी टैक्सेस, वो टेनेंट नहीं पे करना चाहिए। अगर टेनेंट पे कर रहा है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और उसको एक्चुअली पे करना चाहिए, पेएबल पे नहीं होना चाहिए, पेएबल पे नहीं मिलेगा डिडक्शन। इफ प्रॉपर्टी टैक्स लीव बाय लोकल अथॉरिटी फॉर अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इज नॉट पेड ड्यूरिंग दैट ईयर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। अगर हमने प्रॉपर्टी टैक्स आई है और वो हम लोग पे नहीं किए तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे आप लेट आउट हो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। However, if any subsequent year the arrears are paid, then the amounts of paid is allowable deduction. अगर आपने प्रीवियस ईयर में पिछले 3-4 सालों का भी या कितने भी सालों का आपने एक साथ पूरा भर दिया हो, म्यूनिसिपल टैक्सेस भर दिया हो, तो आपको पूरा एक साथ मिल जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉर विच नील एनुअल वैल्यू इज क्लेम, डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्सेस इज नॉट अलाउेबल। जो 2 प्रॉपर्टी के लिए हम लोग एनुअल वैल्यू नील रहते हैं, या आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है या 2 प्रॉपर्टी है या उससे ज़्यादा है, तो जिस प्रॉपर्टी में आपने एनुअल वैल्यू नील लिया है उसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं डिडक्ट होंगे, क्योंकि आपका एनुअल वैल्यू नील है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस का सवाल ही नहीं उठता।